सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 100 घंटे में यूक्रेन दहल रहा है। रूसी बारूदी वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो रूस ने अपनी मिसाइल पावर से पूरे यूक्रेन को बंकरों में रहने को मजबूर कर दिया है और ये रूसी प्रचंड प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन को अब भी रूसी एटमी बॉम्बर ने घेर रखा है। पिछले 24 घंटे में रूसी कहर को पहले इन आंकड़ों से आप भी समझिए। बीती रात से सुबह तक यूक्रेन में 17 Tu-95 एटमी बॉम्बर ने उड़ान भरी और बारूदी बारिश की Tu-95 के साथ साथ 11 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160 ने भी यूक्रेन को दहलाया है। जल, थल और नभ से करीब 100 से ज्यादा मिसाइलों ने यूक्रेन को छलनी किया है। रूस की ओर से यूक्रेन में 45 क्रूज मिसाइलों को सिर्फ 2 घंटे में दाग दिया गया। सिर्फ 60 मिनट में रूस ने यूक्रेनी जमीन पर 200 टन से ज्यादा बारूद बरसाया और यह बारूदी बारिश जहां जहां हुई वो इलाका पूरी तरह से भस्म हो गया। रूस ने यूक्रेन के 15 इलाकों को टारगेट बनाया है, जिसमें करीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। यहां तक कि यूक्रेन को कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गए हैं। एक हथियार डिपो जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। ये पिछले 24 घंटे में हुए विध्वंस का एक छोटा सा ट्रेलर है। आने वाले 24 घंटे में और भी बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों और वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक आज रात ही रूस एक बार फिर बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि आसमान में अभी रूस के बॉम्बर मंडरा रहे हैं। राजधानी कीव को एक बार फिर निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा ज़ैपोरिज्जिया के न्यूक्लियर प्लांट में भी बड़े हमले का अलर्ट है। वॉरजोन की रिपोर्ट बता रही है कि रूसी सेना शुक्रवार वाले हमले की तरह ही एक बार फिर रिहायशी इलाकों में कोहराम मचा सकती है। पिछले 24 घंटे में वॉरजोन में वार पलटवार का जो चेन रिएक्शन हुआ है और इस वक्त वॉरजोन किस तरह से दहल रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट प्राइम टाइम की कवर स्टोरी में आइए आपको दिखाते हैं। इतनी मिसाइल कि गिनती मुश्किल हो गई। इतना घातक हमला कि पूरा यूक्रेन शेल्टर्स में दुबक गया। इतना बड़ा हमला कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गए। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक कि पूरे यूक्रेन में सायरन गूंजने लगे। सेवास्तोपोल पर हमले का बदला कहें या फिर 30 अप्रैल वाली यूक्रेन की ललकार का जवाब या फिर पुतिन का ऑपरेशन स्प्रिंग। और रूस ने अटैक का सिलसिला शुरू कर दिया है और पुतिन के ऑपरेशन विंटर की तरह मिसाइलों के बरसात शुरू हो गई है। यूक्रेन का दावा है कि 30 अप्रैल की देर रात अलग अलग एयरबेस से रूस के 17 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रूस के बॉम्बर KH-101 और KH-555 मिसाइलों से लैस रहते हैं। यूक्रेन को दहलाने के लिए इन बॉम्बर्स को यूक्रेन में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये यूक्रेन के करीब उड़कर KH सीरीज की मिसाइलों से सटीक हमला करने में सक्षम है। रूस ने 17 Tu-95 बॉम्बर से मिसाइलें दागी। कीव समेत यूक्रेन के 15 शहरों पर हमला हुआ। टारगेट पर हथियारों के गोदाम भी थे। ब्लैक सी से भी यूक्रेन पर मिसाइल अटैक हुआ। एक तरफ 17 Tu-95 बॉम्बर्स हवा से मिसाइलें दाग रही थी, तो दूसरी तरफ ब्लैक सी में मौजूद रशियन मिसाइल कैरियर्स को भी एक्टिव कर दिया गया। ब्लैक सी में मौजूद 4 मिसाइल कैरियर से भी
यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक की शुरुआत हुई। पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया। लोग शेल्टर्स में छुप गए। पूरा यूक्रेन वीरान हो गया। कैमरे में कैप्चर हो रही थी तो सिर्फ आग, धमाके और बर्बादी की तस्वीरें। वॉर जोन में मौजूद TV9 भारतवर्ष के कैमरे में भी रूस के हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा उस जगह से कुछ ही दूरी पर थे जहां रूस के बॉम्बर्स ने हमला किया। देखिए इस वक्त देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए और TV9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर, और देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर किस तरह की फायरिंग हो रही है फाइटर जेट के जाते हुए। और हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं जहां पर अलग अलग लोकेशन में प्रीवियस अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके से जो सैनिक यहां पर मौजूद हैं हम उनको दिखाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौ Tu-95 बॉम्बर ने कीव पर अटैक किया। Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से भी हमला हुआ। 18 मिसाइलों से कीव को तबाह करने की कोशिश हुई। एयर डिफेंस ने 15 मिसाइलों को नाकाम कर दिया। ब्लैक सी से 4 युद्धपोत और 24 कैलिबर मिसाइलें फायर हुई। यूक्रेन में सबसे बड़ा धमाका नीपर नदी के पोर्ट में मौजूद सैन्य बेस पावलोग्राद में हुआ। रूस की मिसाइल ने यहां एक हथियार के गोदाम को तबाह कर दिया। रूस के अटैक में एक रेलवे जंक्शन भी बर्बाद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने यहां S-300 एयर डिफेंस को छिपा कर रखा था। हमला इतना खौफनाक था कि यूक्रेन के पावलोग्राद का पूरा आसमान लाल हो गया। रूस ने यूक्रेन के काउंटर प्लान को नाकाम करने के लिए दूसरा बड़ा हमला क्रामातोर्स्क में किया। यहां एक ट्रेन को टारगेट किया गया। इस पर 200 टन गोला बारूद लोड था। रूस के मिसाइल्स ने नीप्रो, सुमी, कीव, लवीव, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, निप्रोपेट्रोवस्क, बाख्मुत, अवदीवका, मेलिटोपोल समेत दर्जनों शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन को 100 मिसाइलों से हमले का अंदेशा है, लेकिन एक रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि अटैक में 150 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। 24 घंटे में 115 इलाकों में मिसाइल धमाके हुए। यूक्रेनी फोर्स के 82 ठिकानों को निशाना बनाया गया। आर्टिलरी यूनिट, हथियारों के गोदाम पर टारगेट किया गया। रूस के टारगेट पर कई रिहायशी इलाके भी थे। यूक्रेन में अलर्ट जारी किया गया है और किसी को भी शेल्टर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यूक्रेन को अंदेशा है कि रूस अभी लगातार हमले कर सकता है। मिसाइल अटैक के साथ ही रूस ने वॉर जोन में हमलों को तेज कर दिया है। अवदीवका में रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले तेज किए। यहां रूसी फोर्स ने ग्रैड मिसाइल सिस्टम से अटैक किया। रूसी हमले में 2 बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी फोर्स का दावा है कि 24 घंटे में 20 बार अवदीवका पर अटैक हो चुका है। कुपियांस्क में 85 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 3 मोटार व्हीकल नष्ट हो गए। सिंकोवका, किस्लोवका, कमिंका, मासिटोवका में रूसी सेना ने अटैक किया। लिमन इलाके में भी रूस लगातार विध्वंसक हमले कर रहा है। यहां यूक्रेन को अपने 65 सैनिकों को गंवाना पड़ा है। रूस का दावा है कि मिलिट्री व्हीकल समेत 2 हॉइट्जर भी तबाह किए जा चुके हैं। डोनेत्स्क, ज़ेपोरिजिया पर रूसी हमले में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। ओग्लेदान और व्लादिमीरोवका में कई यूक्रेनी मिलिट्री सेंटर तबाह हो गए।
रूसी हमले में खेरसौन के कई घर भी तबाह हुए हैं। हमले के बाद 2 गैस पाइपलाइन और बिजली सप्लाई स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया है। यहां 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन में लगातार हमलों से दहशत है और लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के खिलाफ नेटो की रणनीति जमीन पर उतरी ही थी कि रूस ने काउंटर रणनीति के तहत तबाही मचा दी। मतलब साफ है कि क्रेमलिन के थिंक टैंक अमेरिका और यूक्रेन से एक कदम आगे सोच रहे हैं। इसीलिए जैसे ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले की जिम्मेदारी ली, वैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन ने नई रणनीति के तहत यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को दहला दिया। यहां तक कि इस बार यूक्रेन का नेटो की सीमा से लगे पश्चिमी हिस्सों को भी बख्शा नहीं गया। इस रिपोर्ट में देखिए नई रणनीति के तहत जंग का कैसा होगा और विस्तार। 1 मई 2023 मिशन बदला का आगाज, रूसी अटैक, यूक्रेन बर्बाद। ये रूस को कम आंकने का नतीजा है। ये क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर ड्रोन अटैक करके रूसी बेस को टारगेट करने का परिणाम है। ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की की उस स्वीकारोक्ति का जवाब है जिसमें उन्होंने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि ऐसे हमले और होने का ऐलान किया। लेकिन क्रेमलिन ने इस ऐलान को दुस्साहस की श्रेणी में रखा और ऑपरेशन क्रीमिया की काउंटर रणनीति के तहत पूरे यूक्रेन की तबाही तय कर दी। जगह पाव्लोग्राद, यूक्रेनी डिपो बर्बाद। जंग के शुरुआती दौर में रूस की तरफ से जिस तरह बारूदी तबाही बरसते पूरी दुनिया ने देखी, वो वक्त के साथ धीमी होती चली गई। जो जंग के निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का संकेत है। लेकिन नाटो के जरिए मिले हथियारों से यूक्रेनी फोर्स ने रूस के खिलाफ एक्शन लिया और रूस ने रणनीति को बदल दिया। जिसका सबसे बड़ा सबूत यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में दिखा। उस पाव्लोग्राद पर रूसी बॉम्बर्स ने हमला किया जहां नाटो के जरिए यूक्रेन को हासिल हथियारों का गोदाम बनाया गया था। पाव्लोग्राद पर रूस ने बॉम्बर से अटैक करके 2 संदेश दिए हैं। पहला, रूस के बदले का दायरा कितना विशाल है यह बताया है, और दूसरा संदेश है कि रूस के निशाने पर यूक्रेन के सटीक ठिकाने हैं। हालांकि रूस ने क्रीमिया पर हुए अटैक के काउंटर ऑपरेशन में और भी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इन सभी हमलों का मकसद वही संदेश देना है जिसका अभी हमने जिक्र किया। पाव्लोग्राद पर हुए हमले का विश्लेषण देखें तो रूस की रणनीति साफ समझ आती है। रणनीति यह है कि यूक्रेन और अमेरिका को बताया जाए कि अब क्रेमलिन ने क्रीमिया के काउंटर प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस पाव्लोग्राद पर हमला हुआ है, पूर्वी दिशा में निप्रोपेट्रोवस्क प्रांत का वो शहर है जहां डोनेस्क में रूस के खिलाफ जारी जंग के लिए यूक्रेन ने हथियार डिपो बनाया है, और यहां वो हथियार हैं जो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिले हैं। यानी रूस ने यूक्रेन की पूर्वी सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया, और इसके लिए इस्तेमाल किए गए वो हथियार जिसके वॉर जोन में उतरने का मतलब ही महाविनाश की शुरुआत है।
रूस ने पावलोग्राद में Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर उतारे। इन्हीं बॉम्बर्स में से किसी एक ने गाइडेड बम से यूक्रेनी डिपो को निशाना बनाया। खुलासा यह है कि रूस ने इस हमले में FAB-500 बम का इस्तेमाल किया है और इस हमले में नाटो के हथियारों वाले डिपो समेत आसपास भी भारी नुकसान हुआ। यह अटैक रूस का संकेतों में लिपटा एक संदेश था, लेकिन इससे पहले कि इस संदेश को रूस के दुश्मन समझ पाते, उसके पहले ही रूस ने नई रणनीति के तहत जो तैयारी की उसे जंग में बदल दिया। नए टारगेट चुनकर उन पर हमले शुरू कर दिए। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि टारगेट उन हथियार डिपो को बनाया गया है जो यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में है, यानी नाटो की सप्लाई लाइन पोलैंड और रोमानिया के करीब। रूस ने पश्चिमी हिस्से लवीव और इवानो फ्रैंकिवस्क पर क्रूज मिसाइल दागी। दावे के तहत इन रूसी मिसाइलों ने भी यूक्रेन के वेपन्स डिपो को तबाह कर दिया, यानी अब यूक्रेन के साथ नाटो को भी शक्ति विहीन करने का ऑपरेशन जारी है। जबकि खबर यह भी है कि बेल्गोरोड को टारगेट करने वाली जमीन खार्किव ओब्लास्ट को भी रूस ने रॉकेट से पाट दिया। और इस बार रूस का एक्शन सिर्फ खबर और दावे तक सीमित नहीं है, बल्कि इन खबर और दावों की पुष्टि के लिए विनाशकारी वीडियो भी सार्वजनिक हो चुके हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात यूक्रेन पर हुए हमलों से रूस का मकसद अब साफ हो चुका है। मकसद है यूक्रेन समेत उसके मददगारों को घुटनों पर लाना। रूस के लिए मुमकिन इसलिए भी है क्योंकि पुतिन ने अब तक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है और यूक्रेन के बाहर किसी भी देश पर हमला भी नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके मददगारों के हथियार खत्म हो रहे हैं। रूस की रणनीति के तहत यूक्रेन आर्कटिक से लेकर पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी हिस्से में 360 डिग्री रक्षा कवच तैयार है। ये लेयर बाहरी हमलों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। लेकिन क्रीमिया को टारगेट करके नाटो ने रूस को उकसा दिया है। इसलिए रूस ने जिस रणनीति के तहत अटैक किया है उसका फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। और जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि यूक्रेन के हथियार गोदाम तबाह करके ही रूस दुश्मनों को निहत्था करके जंग के मैदान में उतर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के बीच सेकेंड फेज का भीषण रण जारी है। इस विध्वंसक वॉर का एपिसेंटर है डोनबास। डोनबास में इस वक्त कैसी जंग हो रही है, रूसी फौज की किस वॉर स्ट्रैटेजी के तहत यूक्रेन पर स्ट्राइक की जा रही है, वॉर ग्राउंड पर फिलहाल हालात क्या है, इसी की रियल टाइम रिपोर्ट तैयार करने के लिए TV9 रिपोर्टर मनीष झा डोनबास के फ्रंट लाइन पर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने वॉर जोन से जो रिपोर्ट भेजी है उसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह रिपोर्ट युद्ध की विभीषिका का प्रसारण कर रही है। जहां गरज रहे हैं फाइटर जेट, सीधे वहीं से वॉर रिपोर्ट। देखिए इस वक्त, देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए। जहां बरस रहा बारूद, वहीं से विध्वंस का सबूत। हम टैंक के जैसा एक व्हीकल, जिसे मिलिट्री भाषा में APC कहा जाता है, उस व्हीकल पर सवार है। यूक्रेनी टैंकों की तबाही, सीधे वॉर जोन से गवाही। डोनबास के फ्रंट लाइन, वॉर रिपोर्ट ऑन TV9। TV9 के कैमरे पर अब आप देख
ये डोनबास की लड़ाई है, जहां सेकेंड फेज की जंग बहुत ही भीषण और विस्फोटक हो चुकी है। रूस यूक्रेन को कुछ इसी तरह से बिता रहा है। यूक्रेनी फोर्स भी टैंक, तोप और रॉकेट से मोर्चा संभाले है। TV9 रिपोर्टर मनीष झा भी वॉर ग्राउंड पर हैं। वो दूसरे चरण के विनाशक रण की शुरुआत से ही साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनीष झा ने डोनबास के फ्रंट लाइन से जो वॉर रिपोर्ट भेजी है, वो विनाश की दहला देने वाली तस्वीर दिखा रही है। देखिए इस वक्त, देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए, और TV9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर, और देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर किस तरह की फायरिंग हो रही है फाइटर जेट के जाते हुए। और हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं, जहां पर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके से जो सैनिक यहां पर मौजूद हैं, हम उनको दिखाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और यहां एक के बाद एक फाइटर जेट आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाही है कि रूस यूक्रेन जंग जो फ्रंट लाइन की पोजीशन है वो किस तरह से है, किस तरह लड़ाई चल रही है। जहां फाइटर प्लेन मिसाइल की बारिश कर रहे हैं, जहां टैंक और तोप गरज रहे हैं, जहां की जंग जमीन रॉकेट से पाती जा रही है, मनीष झा वहीं पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वॉर ग्राउंड पर रूसी फौज यूक्रेन को कैसे तहला रही है, उसके रियल टाइम रिपोर्ट भेज रहे हैं। TV9 के कैमरे पर अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यूक्रेनियन सैनिक पर जो अटैक किया जाता है, जो फ्लेयर्स दिए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। और वो आप देखिए पीछे में आपको वो तस्वीरें दिखाई देगी। और आप देखिए इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देखिए जो होता हुआ आप देख रहे हैं। इस तरीके से लगातार रूस और यूक्रेन के जंग में इस तरह से अटैक किए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरह की तकनीक अपनाई जाती है। चारों तरफ देखिए आप लगातार, चाहे प्लेयर्स हो, धुआं हो, वो सब आपको दिख रहा है। हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं, फ्रंट लाइन के उस हिस्से पर जहां रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच लगातार आर्टिलरी की गोलीबारी होती है। लगातार यहां पर फाइटर जेट की तरफ से यहां पर निशाना बनाया जाता है, और उन सब के बीच से हम गुजर रहे हैं। डोनबास की रणभूमि में इस वक्त बहुत खतरनाक टैंक फाइट चल रही है। रूस और यूक्रेन के टैंक एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। वॉर रिपोर्टिंग के दौरान TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर मनीष झा उस जगह भी पहुंचे जो टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स की कब्रगाह बन चुका है। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ और पानी के बीच से आगे बढ़ते हुए जब हम फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त लगातार, और आप देखिए जहाँ चारों तरफ ये सब लड़ाई के निशान हैं। ये सब जो बहुत सारी गाड़ियाँ ये सब रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में जंग के दरमियान जो बहुत सारे गाड़ियों को नष्ट किया गया, टैंक को, तोप को या APC और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों को जो नष्ट किया गया, वो सब यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं। ये उसी डोनबास की वॉर रिपोर्ट है, जहां यूक्रेन के पैर उखड़ रहे हैं और रूसी फौज विध्वंसक हमला करते हुए किस तरह आगे बढ़ रही है। हमारे संवाददाता मनीष झा ने फ्रंट लाइन से इसका भी प्रमाण भेजा है। इस वक्त TV9 की टीम डोनबास में एक ऐसे फ्रंट लाइन पर जा रही है, जहां पर आप देखिए कि हम टैंक के जैसा एक व्हीकल, जिसे मिलिट्री भाषा में APC कहा जाता है, उस व्हीकल पर सवार हैं। और उस व्हीकल के जरिए गड्ढे, नदी, नाले और ऊंचाइयों को पार करते हुए देखिए कितना कीचड़ है। जो बात कही जा रही थी कि बर्फ पिघलने के बाद इस पूरे टेरेन में बहुत सारा मड होगा, कीचड़ होगा, और उसके बीच में टैंकों की लड़ाई होगी। तो हम उसी फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, एक ऐसे फ्रंट लाइन पर जिसे अभी कुछ दिन पहले रूसी सेना ने अपने कब्जे में लिया था। लगभग 6-7 महीने की भीषण लड़ाई के बाद इससे पहले इस पूरे इलाके में यूक्रेनी सेना का कब्जा था। बारिश की वजह से युद्ध के मैदान में नमी है, हर तरफ कीचड़ और पानी है। बावजूद इसके रशियन आर्मी विध्वंस की खौफनाक कहानी लिख रही है।
अब तक आपने देखा था कि हम कीचड़ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब आप देखिए कि यहाँ पर कमर भर से ज़्यादा पानी है और उतने पानी के बीच में से कैसे बख्तरबंद गाड़ी से हम इसे पार कर रहे हैं। आप देखिए इतना पानी है, इस पानी के बीच में से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए पानी लगभग में इस गाड़ी के रूफ तक पहुँच जा रही है और उसके बाद भी ये गाड़ी बगैर किसी दिक्कत के आगे बढ़ रही है। अमित लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो कैमरे के जरिए आपको उन तस्वीरों को दिखा सके कि कैसे ये गाड़ी इतने पानी में आगे बढ़ रही है और इस पानी में आगे बढ़ते समय भी इस गाड़ी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये बख्तरबंद गाड़ी इसी तरह के इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और आप अभी TV9 के कैमरे पर उसी बख्तरबंद गाड़ी को पानी में इस तरीके से सफर करते हुए देख रहे हैं। 15 मई से यूक्रेन भीषण काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला है। ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर ने क्रीमिया को खत्म करने का प्लान बनाया है, लेकिन वॉर फ्रंट लाइन से TV9 रिपोर्टर मनीष झा जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेन 15 मई से पहले ही पस्त हो जाएगा। डोनबास की वॉर फ्रंट लाइन से TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर मनीष झा की एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। टोर्नाडो रॉकेट लॉन्चर से बरसाया बारूद, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से मचाई भयंकर तबाही। यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को अटैक में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए टोर्नाडो रॉकेट लॉन्चर से किस तरह से बारूद बरसाया है रूस ने, जिसकी वजह से यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट को इस अटैक में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी यूक्रेन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी फोर्स की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया है। रूसी जवानों पर यूक्रेनी फोर्स ने ग्रेनेड लॉन्चर से यह हमला बोला। देखिए किस तरह से ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर यह हमला किया गया है। रूसी जवानों पर यूक्रेनी फोर्स ने ग्रेनेड लॉन्चर से यह बड़ा हमला बोला है। यूक्रेनी फोर्स की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड है ये, जिसने ये बड़ा हमला रूसी जवानों पर बोला। रूस यूक्रेन की जंग में अब सर्वनाश तय है और इस सर्वनाश की वजह बनेगी सुपर पावर कंट्रीज। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपनी डिफेंस लाइन पहले ही तैयार कर ली है, लेकिन जिसे रणनीति के जानकार डिफेंस लाइन मान रहे हैं, दरअसल उसका मकसद ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को अंजाम देना है और इसके लिए सेंटर चुना गया है ब्लैक सी को। अब सवाल यह है कि ब्लैक सी ही क्यों और सर्वनाश के लिए तैयारी किस स्तर पर है? जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। नेटो की रणनीति के तहत क्रीमिया पर जो बारूदी एक्शन हुआ, उसका जवाब रूस ने बारूदी तबाही से दिया है और तबाही अब इसी तरह जारी रहेगी, ये भी तय कर दिया गया है। क्योंकि यूक्रेन के मिशन क्रीमिया का काउंटर ऐसे ही होने वाला था, ये क्रेमलिन की रणनीति में पहले ही शामिल था। जिसका परिणाम है रूस की वो तैयारी, जिसमें डिफेंस लाइन के साथ ऑफेंसिव बिसात सजाई जा चुकी है। जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मोर्चा है ब्लैक सी। जिस फ्रीगेट को आप देख रहे हैं वो है एडमिरल व्लादिमीर नोसोव, जिसकी सिर्फ एक पिक्चर जारी हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाल्टिक सी फ्लीट के इस फ्रीगेट की ही तरह ब्लैक सी में भी 3 और मिसाइल पोत मौजूद हैं, जिसके टारगेट पर ऐसे दुश्मन हैं जो यूक्रेन के अंदर या बाहरी क्षेत्र से क्रीमिया को निशाना बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि ब्लैक सी में घेराबंदी करके रूस यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है। दावे के तहत ब्लैक सी में तैनात 4 मिसाइल पोत एक साथ 24 मिसाइल दागने में सक्षम है। इन सभी मिसाइल पोत में इस समय कैलिबर मिसाइल तैनात है और हाल ही में यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर कैलिबर मिसाइल से ही अटैक हुए हैं। यानी रूस ने बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक जिस रक्षात्मक व्यू की रचना की है, वो दरअसल अटैक करने के लिए बनाया गया है, जिसका सबूत तैनात किए गए मिसाइल पोत से लेकर सबमरीन से। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रूस ने इतनी आक्रामकता दिखाई क्यों? क्या रूस ने हथियार निर्माण करके नाटो से मुकाबले की क्षमता पैदा की है?
या फिर रूस ने इतनी जल्दी अपनी सेना के नुकसान को भर लिया है जिससे आने वाले दिनों में नाटो कमजोर साबित होगा। यूरोप में नाटो की कमान संभालने वाले जनरल ने यह बयान उस चर्चा के दौरान दिया है जिसमें उनसे यूक्रेन रूस के हालात पर सवाल पूछे गए थे और चौंकाने वाला दावा ये हुआ कि रूस ने खुद को फिर से ताकतवर बना लिया है, यानी नाटो के खिलाफ जंग में रूस अब कमजोर नहीं पड़ेगा। हालांकि नाटो के यूरोप में चीफ कमांडर के बयान से साफ जाहिर है कि वो हालात पर झूठ बोलने से बच रहे हैं और अगर ऐसा है तो संकेत बहुत बुरे हैं। पहला संकेत ये है कि रूस अब नाटो के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। दूसरा संकेत ये है कि रूस के बारूदी हमले से यूक्रेन का बचाव मुश्किल है। तीसरा संकेत ये है कि आने वाले दिनों में जंग और ज्यादा भयानक होगी। वहीं चौथा संकेत ये है कि रूस अब जंग में बढ़त बनाता नजर आ रहा है, यानी नए सिरे से रूस के व्यूह रचना का ये नया चरण है और ये हलचल रणनीतिक दिखावा मात्र नहीं है बल्कि बारूदी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक्टिव हुई रणनीति है जिसके तहत ब्लैक सी से फायरिंग हो रही है तो दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन के हॉटस्पॉट्स टारगेट पर ले लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। 8 मई आने वाली है, इसलिए बाखमुत में नई तबाही शुरू हो गई है। पुतिन ने अपनी फौज को 8 मई की डेडलाइन दे दी है। इस तारीख तक रूसी सेना को बाखमुत पर पूरी तरह से कब्जा करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 8 मई तक ऐसा नहीं हुआ, अगर रूस बाखमुत नहीं जीत पाया तो क्या होगा? इसको लेकर CIA के पूर्व एजेंट ने एक बड़ा दावा किया है। इस दावे के मुताबिक रूस बाखमुत हारा तो वो 32 टुकड़ों में टूट जाएगा। सवाल यही है कि आखिर क्यों और कैसे? 8 मई 2023 ये बाखमुत विध्वंस की डेडलाइन है। आठ मई 2023 ये बाखमुत की तबाही की तारीख है। 8 मई 2023 इस दिन तक बाखमुत खत्म हो जाएगा। आठ मई 2023 पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि इस दिन बाखमुत को पूरी तरह से फतेह कर लेना है। मतलब ये कि पुतिन ने अपनी फौज को जो डेडलाइन दी है उसमें सिर्फ 7 दिन ही शेष है। यही वजह है कि बाखमुत में रूस का विध्वंसक हमला तेज हो गया है। यहां रशियन आर्मी फुल एंड फाइनल असॉल्ट लॉन्च कर चुकी है। रूसी फौज बाखमुत का सर्वनाश इसलिए कर रही है क्योंकि पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और वॉर कमांडर्स को धमकी दे दी कि अगर 8 मई तक बाखमुत का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो सबकी छुट्टी कर दी जाएगी। सवाल यह है कि पुतिन ने आखिर बाखमुत विजय की डेडलाइन क्यों दी? 8 मई तक पुतिन को हर हाल में बाखमुत क्यों चाहिए? दरअसल 9 मई को रूस सोवियत विजय दिवस मनाता है। इस मौके पर मॉस्को में ग्रैंड परेड होती है। पुतिन 9 मई को इसी परेड के दौरान बाखमुत की जीत का शानदार जश्न मनाने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने 8 मई की डेडलाइन जारी कर दी। अब यहीं पर सवाल उठता है कि अगर 8 मई तक रूसी फौज बाखमुत पर कब्जा नहीं कर पाए तो क्या होगा? पुतिन क्या कदम उठाएंगे ये सिर्फ पुतिन और क्रेमलिन जानता है। लेकिन अमेरिकी एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारियों ने जो दावा किया है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। CIA के पूर्व अधिकारी पॉल गोबले ने ऐलान किया है कि अगर रूस बाखमुत हारता है तो रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। रूस में इतना बड़ा विद्रोह होगा कि वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। पॉल गोबले के मुताबिक युद्ध में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। वॉर की वजह से रूस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अगर रूस बाखमुत हार जाता है तो जगह जगह बगावत शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बगावत की वजह से रूस बढ़ जाएगा।
उसमें 32 देश बन जाएंगे और इस तरह एक बार फिर से शक्तिशाली रूस का पतन हो जाएगा। सीआईए के पूर्व अधिकारी का ये दावा कितना सही साबित होगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि रूस बाखमुत की विजय के करीब पहुंच चुका है। यहाँ उसकी हार की संभावना बहुत कम है। बाखमुत के 90% इलाकों पर रूसी फौज का कब्जा कायम हो चुका है। पुतिन की पलटन बाकी बचे इलाके को जल्द ही अपने कंट्रोल में ले लेगी। 8 मई तक बाखमुत में विनाश का नया अध्याय लिख जाएगा। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। पुतिन न सिर्फ 9 मई को बाखमुत विजय का जश्न मनाएंगे, बल्कि इस जीत के साथ ही क्रेमलिन का ऑपरेशन कीव भी लॉन्च हो जाएगा। रूसी आर्मी यूक्रेन की राजधानी पर चढ़ाई कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने अब तक पश्चिमी देशों पर हमला नहीं किया, लेकिन ब्रिटेन के एक पोर्ट पर धमाके के बाद आग लगने से कई सवाल उठ रहे हैं। रूस में भी रहस्यमय तरीके से कई हमले हुए हैं, कई जगह पर आग लगी है। अंदेशा है कि रूस यूक्रेन के सैनिकों के अलावा अब दोनों देशों के जासूस भी अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के मिशन पर निकल चुके हैं। ब्रिटेन में धमाके को लेकर भी रूस की एजेंसियों पर शक है। अगर जांच में यह सच साबित हुआ तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। कहीं ट्रेन पलट गई, कहीं आग लग गई। रूस से लेकर ब्रिटेन तक ऐसी घटनाएं जिससे देश को नुकसान तो हुआ, लेकिन किसने किया, कैसे हुआ, इसका जवाब नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन और रूस के सैनिकों के साथ अब दोनों देशों के सीक्रेट एजेंट्स भी वॉर में सुपर एक्टिव हो चुके हैं। रूस में एक के बाद एक 3 घटनाएं हुई और रूस का शक यूक्रेन को लेकर पुख्ता हो गया है। पहला हमला, रेलवे ट्रैक पर धमाका, ब्रियांस्क में पलटी ट्रेन। तस्वीरें यूक्रेन से सटे ब्रियांस्क इलाके की है। एक ट्रेन ट्रैक से उतर गई। ऐसी दुर्घटना कई देशों में होती है, लेकिन रूस का शक यूक्रेन पर है, क्योंकि यह हादसा तकनीकी खराबी या किसी लापरवाही से नहीं हुआ। यूक्रेन पर शक की वजह नंबर 1, रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन पर शक की वजह नंबर 2, हादसे वाली जगह यूक्रेन की सीमा के बेहद करीब है। यूक्रेन पर शक की वजह नंबर 3, हादसे का शिकार पैसेंजर ट्रेन नहीं, मालगाड़ी हुई। यूक्रेन पर शक की वजह नंबर 4, मालगाड़ी में तेल के कई टैंकर जोड़े गए थे। रूस के अधिकारियों को शक है कि विस्फोटक लगाकर ट्रेन के ट्रैक को उड़ाया गया और हादसे के बाद आग लगा दी गई। रूस को तेल जलने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। दूसरा हमला, लेनिनग्राद में धमाका, बिजली सप्लाई रुकी। रूस में एक और घटना लेनिनग्राद में हुई। यहां अज्ञात लोगों ने बिजली सप्लाई सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। कुछ लोगों ने पावर ट्रांसमिशन लाइन को उड़ा दिया। यहां भी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद बिजली सप्लाई करने वाले तारों में आग लग गई और बिजली की सप्लाई रुक गई। दूसरी कोशिश भी हुई, लेकिन वक्त रहते विस्फोटक को बरामद कर लिया गया। तीसरा हमला, हथियार फैक्ट्री टारगेट, धमाके के बाद आग। रहस्यमय हमलों की सीरीज में तीसरा नाम मध्य रूस के पर्म का है। यहाँ एक हथियार फैक्ट्री को टारगेट बनाया गया। अचानक इस फैक्ट्री में आग लग गई। रूस की इस फैक्ट्री में मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम बनाया जाता था। युद्ध शुरू होने के बाद इस फैक्ट्री की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई थी। MLRS के लिए रूस की सेना इस फैक्ट्री पर निर्भर थी, लेकिन शनिवार को अचानक यहाँ आग लग गई। फैक्ट्री में कड़ी सुरक्षा थी, आग बुझाने के तमाम इंतजाम थे, लेकिन धमाके के बाद भयंकर आग लगी जिससे काबू करना मुश्किल हो गया। एक तरफ रूस में 3 जगहों पर आग लगी, तो वहीं ब्रिटेन में भी एक आग को लेकर साजिश का शक है। आग साउथ वर्ल्ड हार्बर में लगी। रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई। ब्रिटेन में इस पोर्ट पर आग कैसे लगी, इसका खुलासा नहीं हुआ।
लेकिन ब्रिटेन और रूस की बढ़ती अदावत की वजह से शक की सुई रूस के एजेंट्स पर भी है। माना जा रहा है कि रूस के एजेंट्स उसके तमाम दुश्मन देशों में एक्टिव हैं और रूस के खिलाफ बन रही प्लानिंग की जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन अब रूस के एजेंट्स दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने पर भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्स के सैनिक रूस में घुसकर अपनी प्लानिंग को कामयाब कर रहे हैं। रूस में युद्ध के बाद से कई रहस्यमयी आग लग चुकी हैं। घटनाएं रूस के भीतर हुई और रूस ने कभी खुलासा नहीं किया कि आखिर आग की वजह क्या थी। आग से घिरी ये इमारत मॉस्को में। इसी साल फरवरी में मॉस्को की एक इमारत में आग लगी थी, जहां नेवी और फाइटर जेट्स के लिए उपकरण बनाए जाते थे। युद्ध के दौरान ऐसी इमारतों की अहमियत और बढ़ जाती है। रूस की नेवी को यहीं से संचार के लिए रेडियो चैनल्स के उपकरण मिलते थे। मॉस्को से करीब 250 किलोमीटर दूर रूस की फायर एजेंसियों का सामना एक और आग से हुआ था। अफ्रीकी देश सूडान में हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। 12 साल पहले सिविल वॉर झेल चुका सूडान फिर से गृह युद्ध में घिर चुका है। चारों तरफ अराजकता हावी है। हालात संभालने वाली सेना और पैरामिलिट्री फोर्स सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सूडान की जेल तोड़कर कैदी फरार हो रहे हैं। सूडान सुलग रहा है। 2 जनरल की जंग में सूडान तबाह हो गया है। 12 साल पहले जैसे हालात थे वैसे ही हालात में सूडान फिर से जा पहुंचा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। सेना और आरएसएफ के जवान आमने सामने हैं। जो फौज लोगों की हिफाजत के लिए थी वो आपस में भिड़ रही है। ऐसे में सूडान गृह युद्ध की आग में घिरता जा रहा है। इस बीच खार्तूम की जेल से कैदी भाग निकले। जेल तोड़कर कैदी भागते जा रहे थे और नारे लगाते जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जेल तोड़कर भागे कैदी सूडान के तानाशाह रहे अल बशीर के समर्थक हैं। इनमें से तो कई उस वक्त की फौज में अफसर भी थे। इसीलिए जब ये जेल से बाहर निकले तो अल बशीर के लिए नारे लगाने लगे। अल बशीर अभी कहां है किसी को नहीं पता।